आपके हिसाब से उनकी रणनीति साफ नजर आ रही है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को डेंट पहुंचा सके। क्या आप सहमत हैं अनुपम जी? क्या आपको ऐसा दिखाई पड़ रहा है? क्या ये नहीं माना जाए कि ब्राह्मण को टिकट दे रही हैं, राजपूत को टिकट दे रही हैं, अगर और जाति को टिकट दे रही हैं, चाहे ओबीसी को टिकट दे रही हैं, तो इससे डेंट बीजेपी को नहीं पहुंचेगा? क्यों नहीं पहुंचेगा? सवाल यह है, ऐसा क्यों कहा जाता है कि मायावती जो कर रही है उससे सपा को ही डेंट पहुंचेगा, कांग्रेस को ही डेंट पहुंचेगा? ऐसा क्यों कहा जाता है? अगर ब्राह्मण वोटर्स बीजेपी के हैं तो बीजेपी को भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि उम्मीदवार ब्राह्मण उम्मीदवार खड़े होंगे, उनको ब्राह्मण वोट दे सकते हैं। ठाकुर उम्मीदवार खड़े होंगे, ठाकुर उनको वोट कर सकते हैं। पंकज भाई, मुझे ये बताया जाए, जैसे इतिहास मैं सुन रहा हूँ, मैंने राहुल जी को भी सुना, नवलकांत जी को भी सुना, लेकिन अगर वो जाट, गुर्जर, छत्री, पाल, इनमें से कौन सा समुदाय सपा का वोटर है? इनमें से ब्राह्मण, इनमें से कौन सा समुदाय समाजवादी पार्टी का वोटर है? आप इनमें से किसको सपा को वोट करते देख रहे हैं? आप बताएं जो सपा का वोट कर जाएगा। सपा का जो एक वोट था उसको बहुत अच्छे से कासिम साहब गिनाते हैं, उसमें बताते हैं किसने कितना, किसका कितना वोट था, कितना वोट पल्लवी का था, कितना वोट जयंत चौधरी का था, कितना वोट ओम प्रकाश राजभर का था, कितना वोट महानदर का था, तो ऐसे करके वो बताते हैं। लेकिन जितने लोगों को टिकट मिल रहा है, एक मिनट मुस्लिम को एक मिनट किनारे रख दीजिए, तो आपको समझ में आएगा कि इसमें से वोटर ये है किसका। कुल का कुल वोटर, मतलब जिसको, मतलब जिसमें कोई डाउट ही नहीं है, ये पूरा का पूरा वोट बैंक तो भाजपा का है ना। आप अगर भाजपा के वोट बैंक से प्रत्याशी निकाल के खड़ा कर रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी को कैसे डैमेज हो रहा है? तो समाजवादी पार्टी को डैमेज क्या मतलब? आप एक नैरेटिव चला लीजिए, हमेशा चलता रहता है बसपा बी टीम। बी टीम को लेके काफी लंबा चौड़ा मैं आपके चैनल पे, आप ही के प्रोग्राम पे बता भी चुका हूं कि कौन बी टीम और कितनी बी टीम। अलबत्ता जो बात जमाने से कह रहा हूं, वैसे कासिम साहब तो खुल के कह देते अखिलेश यादव 2024 खिलाड़ी नहीं। मैं उसको दूसरी तरह से कहता रहा हूं कि साहब, अखिलेश यादव नहीं, कोई भी क्षेत्रीय नेता लोकसभा का खिलाड़ी नहीं होता। वो उनको लोकसभा में गिन के 2 4 5 6 आदमी चाहिए कि अगर उन्हें कोई दिक्कत हो तो वहां हुड़दंग कर सकें, हल्ला मचा सकें, वॉकआउट कर सकें, बिल फाड़ सकें, वगैरह वगैरह। इससे ज्यादा उनको लोकसभा, सबको मालूम है, स्टालिन को भी मालूम है, ममता को भी मालूम है, केजरीवाल को भी मालूम है, अखिलेश को भी मालूम है, तेजस्वी को मालूम है, कोई प्रधानमंत्री बनने तो जा नहीं रहा है ना। और तो और प्रधानमंत्री पद के लिए एक ही आदमी मोदी के सामने खड़ा है, राहुल गांधी, उसको भी मालूम है कि वो प्रधानमंत्री बनने नहीं जा रहा। तो जब किसी को, सबको अपने अपनी पोजीशन इतनी क्लियर है। अब राहुल गांधी का मैं देख रहा तो कह रहे थे ईवीएम हटा दिए, बिना ईवीएम के हम मोदी को नहीं हरा पाएंगे। तो आपने तो पहले ही हार मान ली, लड़िए ही नहीं, मॉरल विक्ट्री डिक्लेयर कर दी, नैतिक विजय डिक्लेयर कर दी, चुनाव ही मत लड़िए। अभी देखिए बांग्लादेश में पूरे विपक्ष ने चुनाव बहिष्कार कर दिया, उन्होंने नैतिक विजय घोषित कर दी और पूरा विपक्ष चुनाव ही नहीं लड़ा। बहरहाल, कमिंग बैक टू उत्तर प्रदेश, तो सवाल ये कि आप अखिलेश यादव का सीट सिलेक्शन देखें। जब आप जनरल सीट से दलित लड़ा रहे हो, और एक नहीं दो नहीं तीन, एक नहीं दो नहीं तीन जनरल सीट से जब आप दलित लड़ा रहे हैं, तो ये डेस्परेशन क्या कहता है? आज के पहले अखिलेश को छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी ने जनरल सीट से कितने दलित उम्मीदवार उतारे, और अखिलेश ने एक साथ 3 3 उतार दिए। उम्मीदवार भी देखिए कहां कहां से सिलेक्ट करके ला रहे हैं। एक उम्मीदवार है जो आके कह रहा है कि सारे मंदिरों पे बुलडोजर चला दो। दूसरा उम्मीदवार है, उसको आप एक दलितों के बीच में ले जाते हैं और दलित उससे इतना नाराज हैं क्योंकि उसने सोनिया गांधी के हाथ से बिल छीन के प्रमोशन में आरक्षण वाला बिल ही फाड़ दिया था। तो ये तो उनकी चॉइस का मामला है। मैं सीरियसली कभी समझ नहीं पाता हूँ कि किस आधार पे। मैं अक्सर एग्जाम्पल देता हूँ कि यहाँ पे हमारे प्रयागराज में फूलपुर से पटेल और प्रयागराज पार्लियामेंट्री सीट से यादव लड़ाना था। उन्होंने फूलपुर से यादव और प्रयागराज पार्लियामेंट्री सीट से पटेल लड़ाया और दोनों हार गए। तो ये अखिलेश यादव का अपना सीट सिलेक्शन का अंदाज है। एक बात मैं जरूर कहूंगा कि भाई देखिए, हर आदमी को अपना चुनाव लड़ने का हक है, और मुझे लगता है कि यार ये बात बड़ी बेमानी होती जा रही है कि कौन किसका वोट काट रहा है। अरे वोट किसी के बाप का थोड़ी ना है भाई, जनता माई बाप है।
जनता भाई बाप है, किसको किसको कितना वोट दे रही है। तो कोई किसी का वोट काट रहा है, ये बात मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती। बहुजन समाज पार्टी के ऊपर आरोप है, तो मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि उसने इस बात को, पार्टी ने गेज कर लिया है, पार्टी ने इस बात को समझ लिया है पंकज जी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस गठबंधन के पास वोट नहीं है। और मैं बात कर रहा हूं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन है। कांग्रेस का वोट तो कहीं भी नहीं है, क्या पश्चिम, क्या उत्तर, क्या दक्षिण, क्या पूरब, उनका वोट ही नहीं है। लेकिन समाजवादी पार्टी के पास उनका मूल यादव वोट नहीं है। तो अब वो खाली ये मुसलमान के भरोसे कैसे लड़ेंगे? और खाली मुसलमान के भरोसे आप लड़ते हैं तो मुसलमान वोट आपको मिलता भी नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि इस समय मायावती का जो एक फोकस है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलावा पूरब की भी कुछ सीटों पे है, जहां पे मुस्लिम दलित कॉम्बिनेशन अच्छा काम करता है। अब वो अखिलेश यादव वहां पे अगर दलित कैंडिडेट लड़ा, अगर अखिलेश को लगता है कुछ जय भीम बना देंगे तो ओवैसी की तरह, तो फिर उनकी गलत फहमी है। और मेरा अपना मानना है कि एक बात मैं जरूर ऐड करूंगा, ये बात हो रही थी अभी, राहुल भाई कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी इस तरह टिकट बांट रही है, कैसे लगता है वो बसपा के इंतजार। नहीं, समाजवादी पार्टी बिल्कुल बसपा के इंतजार नहीं कर रही है। जैसी ऐसी बातें उन्होंने बसपा की वो नहीं चाहते। लेकिन हाँ, कांग्रेस, मेरी अपनी निजी जानकारी है कि उनको आज भी अगर बसपा की तरफ से हाँ हो जाए तो वो किसी न किसी तरह से कोई ना कोई इनके साथ, मतलब आप समझ लीजिए कि पर्चा भरने के पहले अगर किसी भी दिन अगर बसपा से हाँ हो जाए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को ये बात समझ में आई कि साथ समाजवादी पार्टी से लड़के के साथ मिलकर हमें कुछ मिल नहीं रहा है। ऐसे में हाँ, कांग्रेस की तरफ से जरूर आज भी प्रयास भी है, इंतजार भी है। और जैसा कि भी कह रहे थे कि भाई हिमायती चौंकाने वाले फैसलों के लिए जानी जाती है, पर मुझे लगता है बहुत लेट हो गया है। अब कोई गठबंधन होने का कोई मतलब नहीं। अखिलेश यादव कह भी रहते अब क्या गठबंधन होगा, सब हो गया, टिकट फाइनल हो गया। एक आखिरी बात कि साहब, अगर इस, जब बहुकोणीय चुनाव की बात की थी मायावती ने एक अपने ट्वीट में, उसको मैंने कई बार जिक्र किया। उस बहुकोणीय चुनाव में अगर विपक्ष एकदम साफ हो जाता है और 80 की 80 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है। आपकी आवाज खत्म हो गई अचानक, अनम्यूट करिए, आपकी आवाज खत्म हो गई। हाँ, तो मैं कह रहा था कि जी। अगर इसमें विपक्ष एकदम साफ हो जाता है तो अखिलेश यादव को दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उनका निशाना सिर्फ इतना है कि 2027 तक विपक्ष के रूप में वो इकलौते पार्टी के रूप में मौजूद रहे। पंकज भाई, इकलौते पार्टी के, राहुल लाल जी आप जवाब दीजिए, क्योंकि मुझे लगता है राइट टाइम है। आपका जो पर्सपेक्टिव है सबने सुना, हमने सुना। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिरकार आपको क्यों अभी भी दिखाई पड़ता है कि एक रे ऑफ होप है। कांग्रेस भले ही ऐसा सोच रही होगी क्योंकि कांग्रेस को मल्टीपल स्टेट्स में फायदा है, लेकिन आपको क्यों लगता है कि इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी भी बसपा के लिए इंतजार कर रही? आपको ऐसा क्यों दिखाई पड़ता है? क्योंकि अगर क्षेत्रीय दल के लिहाज से देखें तो दोनों 2024 के खिलाड़ी नहीं है, दोनों 2027 के खिलाड़ी, और दोनों 2027 को ध्यान में रखते हुए तमाम चालें चल रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि कौन किसकी बी टीम है। यह तो आरोप प्रत्यारोप का खेल हो सकता है, लेकिन दोनों के मिलने की गुंजाइश कैसे दिखाई पड़ती? हमें तो नहीं दिखाई पड़ती। पंकज जी, मैं होप के कारण से नहीं कह रहा। जब विश्लेषण करते हैं तो विश्लेषण परिस्थिति जन्य चीजों के आधार पर विश्लेषण करते हैं। समाजवादी पार्टी की मैंने इसलिए कहा कि समाजवादी पार्टी के प्रथम 3 सूचियों को देखिए, वो सूची में ऐसा लग रहा है कि समाजवादी पार्टी गंभीर है, लेकिन चौथी 5वीं सूची में 1-2 नामों को छोड़ दें तो वो नाम बिल्कुल सीधे सीधे, मैं अभी भी कह सकता हूं कि वो नाम लोकसभा चुनाव के पर्ची भरने तक वो नाम नहीं रहेंगे। आप अगर इस पर, तो ये उसको हम लोग पॉलिटिकल भाषा में कह सकते हैं कि वो डमी कैंडिडेट्स हैं। आखिर समाजवादी पार्टी ने डमी कैंडिडेट इस तरह से क्यों खड़े किए हैं महत्वपूर्ण जगहों के ऊपर, यह सवाल खड़ा हो रहा है। दूसरी चीज जो मैंने कई कारण बताए उसके आधार पर मैं यह अनुमान एक लगा रहा हूं कि संभावनाएं क्यों खुली हुई रखी। जैसे मान के चलिए, जौनपुर सीट पर अब तक समाजवादी पार्टी ने क्यों नहीं सीट घोषित किया, मछली शहर में क्यों नहीं घोषित किया, घोषित जहां का विधानसभा के चुनाव में इतनी ज्यादा जीत मची और
तमाम लोग इतनी ज्यादा समाजवादी पार्टी के लोग खुशी मना रहे थे, अब तक वहां की सीट को घोषित नहीं किया। गाजीपुर में चलिए अफजाल अंसारी को टिकट दे दिया गया, वो सीट घोषित हुई। तो कई जगहों तो हम लोग देख रहे हैं कि वो जो चीजें दिख रही है, जो जिस प्रकार से टिकट का वितरण हुआ है, जहां टिकट नहीं दी गई है वो, और 17 कांग्रेस को अगर 17 कैंडिडेट दे दिए गए, कांग्रेस अगर 17 से 11 7 8 को भी लड़ लेगी तो कांग्रेस के लिए वो काफी है। तो एक स्पेस अभी भी अगर बहुजन समाज पार्टी आती है तो उसके लिए टीम इंडिया में अभी भी स्पेस नजर आ रहा है पंकज जी। मैं उस आधार पे कह रहा हूं, मुझे नहीं पता कि मायावती जी आ रही है, मैं ये कहीं से नहीं कह रहा, लेकिन इस प्रकरण से दिख रहा है कि खुद समाजवादी पार्टी भी एक तरह से उनका इंतजार करते हुए नजर आ रहा है। ये लाइन में कह रहा हूं। अब आ जाइए दूसरे हिस्से के ऊपर। देखिए, जो बहुजन समाज पार्टी ने अपने टिकटें जारी की, मैंने क्लियर कहा कि जो उन्होंने अभी तक सूची जारी की है उसमें जिस तरह से वो सबों को प्रतिनिधित्व दे रही है, उस प्रतिनिधित्व के आधार पर ये कहीं से भी नहीं उनके ऊपर आरोप लगेगा कि वो बीजेपी के बी टीम की तरह वो काम कर रही है, कि वो जो है कि केवल जो है कि टीम इंडिया का जो है कि वो वोट काटेंगे और जो है कि बीजेपी का नहीं नुकसान होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में जब अभी चुनाव होंगे, वो चुनाव पूरी तरह से बाइपोलर किस्म के चुनाव होंगे। बाइपोलर चुनाव में अगर हम लोग देख रहे हैं कि दो विकल्प हम लोगों को नजर आता है, 2014 का लोकसभा चुनाव, 2019 का लोकसभा चुनाव। 2014 में जब बहुजन समाज पार्टी ने कोई गठबंधन नहीं किया, वो 0 सीटों पे रही, लेकिन 2019 में उन्होंने गठबंधन किया, वो 10 लोकसभा सीटों पे रही। तो ऐसे स्थिति में जब वो अपने नया उत्तराधिकारी को भी लेके आ गई, गठबंधन उनके लिए फायदे कारक है, तो वो कुछ ऐसे चीज नजर आ रहे हैं कि जिससे लग रहा है कि हो सकता है कि आखिरी समय में वो गठबंधन के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि मायावती जी के बारे में तमाम जो उम्मीदें लगाई जा रही थी वो चुनाव आचार संहिता के बाद ही लग रहा है। तो अब इसके ऊपर जो समाजवादी पार्टी का, मेरा होप नहीं है ये, मैं कर रहा हूँ समाजवादी पार्टी और टीम इंडिया के होप को लेकर कि कम से कम होली तक तो लोग उम्मीद लगा ही सकते हैं। उसके बाद अगर स्थिति आए तो सबों के रास्ते अलग अलग हो जाएंगे। होली तक लोग उम्मीद लगा सकते हैं, मतलब होली के बाद नया रंग देखने को मिलेगा कासिम साहब, होली के बाद कुछ नया देखने को मिलेगा। गुजिया खाने, स्वादिष्ट गुजिया खाने के बाद बहन मायावती अपना मूड और मिजाज चेंज करेंगी। और जो कहते ना कि हिंदुओं में नए साल का आगमन होता है, नए ऋतु का आगमन होता है, तो नए ऋतु में मायावती मिजाज बदलेंगी और एक ड्रामेटिक चेंज होगा। पंकज भाई, एक बात बताऊं मैं, जहां तक मैं मायावती या उनके आवास या उनके घर या उनके करीबी लोग या उनके मतलब लोगों को जानता हूं, मैं मतलब इस बात को मिलने होंगे, शायद हो कि इस देश में कोई पत्रकार या कोई विश्लेषक उतना जानता हो। बड़ी जिम्मेदारी से इतने बड़े चैनल पे ये बात मैं कह रहा हूं, चैनल्स पे चलने वाली ये बात कि मायावती आचार संहिता लगने के बाद आ जाएंगी गठबंधन में, जो हल्की फुल्की हवा का झोंका आना था ना, वो भी बंद हो गया। तो ये तो कह के ये साबित किया ना कि मायावती डर रही हैं कि आचार संहिता जब लग जाएगी तो कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, और इसके बाद फिर मायावती ईडी, इनकम टैक्स, ये चीजें जो हैं, इन्होंने मायावती की तरफ से अगर थोड़ा सा हाँ होता भी, उसको भी बंद कर दिया कि जो अगर होने वाली चीजें वो भी नहीं हुई। एक बात। दूसरी बात, अभी हमारे क्या नाम है नवलकांत भाई ने कहा कि सपा से गठबंधन होने के बाद समाजवादी पार्टी को फायदा नहीं हुआ, बहुजन समाज पार्टी को फायदा हुआ। और उसका एक मैं सैकड़ों बार ये बात बता चुका हूं, फिर बता दूं, जिसका फायदा हुआ उसे पता है। 2014 में 0 MP था, 0 मुसलमान। बसपा छोड़िए, बसपा क्या था हमसे मतलब नहीं। 0 रिप्रेजेंटेशन उत्तर प्रदेश से मुसलमानों का था। तो 2019 में जब चुनाव हुआ, बसपा से जब गठबंधन हुआ, तो हर वो सीट जो समाजवादी पार्टी हार गई थी, मुरादाबाद, रामपुर और क्या कहते हैं मुरादाबाद, रामपुर और ये आपके तीसरी सीट, तीनों मुसलमान समाजवादी पार्टी के जीत गए। तो ये एक ऐसी कहानी है जो जिसे फायदा हुआ उसे मालूम है कि इस गठबंधन से फायदा किसे हुआ। इस गठबंधन से फायदा मुसलमानों को हुआ। 14 में मुसपा के 5 जीते थे, लेकिन 2 यादव थे, 5 के 5 यादव थे। लेकिन 19 में जब 5 जीतते थे तो 5 में 3 मुसलमान थे। आजम खान थे,
मुरादाबाद था और संभल से बर साहब थे, मरहूम अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। तो एक चीज जो इस वक्त का माहौल है, सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल कास्ट में मायावती का वोटर एक ऐसा वोटर है जो मुसलमान प्रत्याशियों को वोट करता है और पूरा उसी तरह करता है जैसे करता रहा है। 3 बसपा के जीत गए और 3 समाजवादी पार्टी के जीत गए। जीते वहीं पे जहां पे दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन था, यादव मुस्लिम कॉम्बिनेशन से एक नहीं जीत पाया था। तो ये एक चीज है जो इस गठबंधन से मिली थी और ये चीज पश्चिम में बहुत काम कर रही है कि समाजवादी पार्टी से बर्फ भी लड़े थे, आजम की सीट रामपुर भी लड़ी थी समाजवादी पार्टी से, और एसटी हसन की सीट मुरादाबाद लड़ी थी, सब हार गई थी। और दिलचस्प ये है कि जितनी मुस्लिम बाहुल सीट है सब हार गई थी। मतलब आप समझिए कि कैराना हार गई थी, बिजनौर हार गई थी, आपके नगीना हार गई थी, आपके सहारनपुर हार गई थी, मेरठ हार गई थी, मुजफ्फरनगर हार गई थी। ये जितनी मुस्लिम बाहुल सीट कही जाती, मुस्लिम डोमिनेटेड, सब 14 में हार गई थी, लेकिन 19 में ये सारी सीटें वापस आ गई। ये था इस गठबंधन का फायदा कि दलित और मुसलमान समीकरण बन गया। वहां यादव वोट नहीं है कि कहा जा सके कि अखिलेश यादव को वोट से जीत गए। वो अखिलेश का वोट नहीं था। मुसलमान वोटों में डिवीजन नहीं हुआ, परेशानी नहीं थी किसे दिया जाए, ये उसकी एक वजह थी बेसिक, जिसकी वजह से वहां पे मुसलमानों ने खाता खोला। एक बात। दूसरी बात ये हो गई। तीसरी बात ये समझ लीजिए कि ये मायावती के बारे में ये कहना कि होली और गुजिया और उसके बाद वो आ जाएंगी और छुप के आ जाएंगी, रात में आ जाएंगी, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि जो बात अनुपम भाई ने कही, कांग्रेस का प्रयास तो अभी तक जारी था, लेकिन डू यू बिलीव कि फरवरी में सोनिया गांधी के फोन जाने के बाद न मायावती खुद फोन पे आई और न मायावती ने कॉल बैक किया। ये कौन यकीन करेगा इस बात पे? इससे बड़ी बात नहीं हो सकती इनकार की कि मायावती को सोनिया फोन करें और उसके बाद सोनिया गांधी फोन न मायावती लें और न पलट के करें। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं कि जिसपे कोई चर्चा नहीं करना चाहता, बात नहीं करना चाहता, बस आचार संहिता लग जाएगी और मायावती आ जाएंगे।